हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th में फिजिक्स में हम लोग पोटेंशियल पढ़ रहे थे। उसमें कैपेसिटर्स आपका स्टार्ट कर दिया गया था। लास्ट वीडियो में आपको मैंने कंडक्टर के बारे में उसकी थ्योरी समझाई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बताई थी, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक था। उसी के बाद का आज हम लोग पढ़ने वाले कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में कैपेसिटेंस को हम हिंदी में वैसे बोलते हैं धारिता। कंडक्टर को आप जानते हो, इसको चालक बोलते हो, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हो ये चालक बोला जाता है। इसको मैं लास्ट वीडियो में सब समझा चुका हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर। कंडक्टिंग बॉडी दोज थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट passes from one to another point very easily. That metal or that substance are called conductor. तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन कैपेसिटेंस की बात अगर करते हो तो कैपेसिटेंस को हम हिंदी में धारिता बोलते हैं, और धारिता का मतलब होता है धारण करना। ठीक है, जैसे सपोज करो, यहाँ पे बहुत टॉपिक, पहले मीनिंग क्लियर करोगे तभी पढ़ने में मजा आएगा इसको कि है क्या कैपेसिटेंस। तो हम लोग या जैसे कि धारिता का मतलब धारण करना होता है। जैसे आपके पास एक पाव दूध लेते हो, कहते हो ना एक पाव दूध है, तो एक पौवा रखते हो, तो पौवा का मतलब ही होता है कि उसकी धारिता एक पाव है, उसका कैपेसिटेंस है कि कितना वो दूध या पानी नाप सकता है, वो उसका कैपेसिटेंस है। तो इसको आप कह सकते हो कैपेसिटेंस ऑफ दिस पौवा, यानी कि जिस पौवे में आप नाप रहे हो दूध को। इसी तरह से एक लीटर का बर्तन है, तो उसमें पानी की क्षमता जो धारण करने की 1 लीटर की है, तो हम कहेंगे कि द कैपेसिटेंस ऑफ दैट ग्लास या दैट क्या बोलते हैं उसको, बाउल, तो हम कह सकते हैं कि वो 1 लीटर की है। समझ गए। आपके पास एक कंटेनर बाल्टी है 5 लीटर की, तो आप कह सकते हो कि ये कैपेसिटेंस ऑफ दैट क्या बोलते हो, दैट ड्रम इज 5 लीटर, ऐसे। तो ये कैपेसिटेंस उसकी है। लेकिन ये जो हम बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि ये 5 लीटर्स 1 लीटर्स, ये जो मैं बोल रहा हूं ये उसका मैक्सिमम कैपेसिटेंस, ये मैक्सिमम कितना उस पर कैपेसिटी है, उसकी धारण करने की क्षमता है, ये मैक्सिमम है। लेकिन एक्चुअल में कैपेसिटेंस वर्ड हम जो यहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसका मीनिंग समझिए क्या है। इसी तरह से जैसे देखो कि कोई कंडक्टर है, इफ वी गिव अ चार्ज Q टू अ कंडक्टर, अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज Q दे रहे हैं, ठीक है, तो आप जैसे जैसे उसको चार्ज इकट्ठे तो दे नहीं पाओगे, धीरे धीरे उसको चार्ज दोगे ना। तो इसमें ये देखा गया कि जैसे जैसे आप कंडक्टर को चार्ज देते हो, धीरे धीरे उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो इफ वी गिव अ चार्ज Q टू अ कंडक्टर, देन पोटेंशियल भी इंक्रीजेज प्रोपोर्शनली उसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा। इसका मतलब कि Q प्रोपोर्शनल टू V, यानी जैसे जैसे उसको पोटेंशियल आप देते चले जाओगे, उसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट उसी रेशियो में इंक्रीज होता है। आप चार्ज धीरे 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 ग्रेजुअली देते चले जाओ, उसका पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज करता चला जाएगा। समझ में आया। तो अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके आप एक कांस्टेंट लगाते हो C। हियर C इज
proportional constant called capacitance of conductor। यही जो C आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट देख रहे हो, इसी को हम कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है। देन अब हम लोग अगर इस फार्मूले को C इज इक्वल टू लिखेंगे तो Q बाई V लिख सकते हैं। C इज इक्वल टू Q बाई, तो Q इज इक्वल टू सी भी बोलो या C इज इक्वल टू Q बाई V बोलो। दोस्तों अभी हमने जो बताया आपको, ये केवल मीनिंग समझाया है कि व्हाट डू यू मीन द कैपेसिटेंस। इस वर्ड का मीनिंग आप क्या समझ रहे हो, केवल वो क्लियर किया गया है। समझ में आया? लेकिन डेफिनीशन अब इसकी बनेगी। अब इसकी डेफिनीशन बनेगी यहां पे कैसे? इसके डेफिनीशन की बात करते हैं। क्योंकि कैपेसिटेंस को C को हम Q बाई V कह रहे हैं, तो इसके डेफिनीशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज टू दैट कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन पोटेंशियल। फिर से सुनिए, capacitance of a conductor is defined as the ratio of the charge given to that conductor with respect to increase in potential। ये ऐसे डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो उसका पोटेंशियल क्या है, आपने कितना चार्ज दिया, उसका पोटेंशियल क्या है, उसका रेशियो जो लिया जाएगा वही उसका कैपेसिटेंस होता है। या आप ये कह सकते हो कि एक वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जितने चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा वही उसका कैपेसिटेंस होगा, बस। तो अब यहां पे लिखेंगे कि फॉर V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, C इज इक्वल टू Q। देन अब यहां पे आपको लिखना होगा क्या कि टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर अप टू 1 वोल्ट, द गिवन चार्ज टू दैट कंडक्टर इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। लिसन अगेन, टू इंक्रीज the potential of a conductor up to 1 volt, the given charge to that conductor is called the capacitance of that conductor। यही पे लिखना है इसके देन के बाद, क्योंकि 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल इंक्रीज करना है तो कितना चार्ज देना चाहिए, वही उसका कैपेसिटेंस बोला जाए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ओके, इसको चलो ऐसे समझ सकते हैं। अब देखो मीनिंग एक बड़ा और अच्छा एग्जांपल है। जैसे मान लो हम लोग खाना खाते हैं ऐसे, तो खाना खाते हो तो क्या करते हो भाई? अब जैसे आप एक कौर खाना खाते हो तो आपका कुछ पेट भरता होगा, फिर दूसरा कवर खाते हो, तीसरा कवर, तो आप कुछ ऐसे कंसीडर करो कि जब एक कवर आप लेते हो भोजन, तो वो क्या है, चार्ज है। ये चार्ज आप धीरे धीरे दे रहे हो। चार्ज क्यों दे रहे हो? तो जब चार्ज दोगे तो धीरे 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 आपका पेट भरेगा ना, समझ रहे हो? तो ये जो धीरे धीरे आप खाना खा रहे हो ये चार्ज है, और जो पेट जिस रेशियो में बढ़ रहा है वो क्या है, पोटेंशियल है। अब इस चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो निकाल लिया जाता है, वही उसका कैपेसिटेंस होगा। बिल्कुल सेम। अब इसी तरह जैसे किसी ड्रम में आप पानी भर रहे हो, तो ड्रम है, पानी भर रहे हो, तो पानी जो भर रहे हो ये चार्ज दे रहे हो, और जो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ रहा है वो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो भैया चार्ज के रेशियो में पोटेंशियल इंक्रीज करेगा ना। लेकिन कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ कि अब उसमें कह रहा है कि पर यूनिट वोल्ट उसका पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ा आपको, वही उसका कैपेसिटेंस बोला जाएगा।
तो ये इसका डेफिनेशन हो गया कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर का। अब इसमें कुछ देख लिया जाए जरा, यूनिट डायमेंशन वगैरह ये सब नोट के तहत, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, चलो C इज इक्वल टू आपने देखा Q बाई V, तो पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कूलम है अपॉन वोल्ट, कूलम बाई वोल्ट, ठीक है ना, कूलम पर वोल्ट कह सकते हो ये। अच्छा, यूनिट ऑफ C कूलम पर वोल्ट जो है, ठीक है, लेकिन अब इसके यूनिट को एक्चुअल में कूलम पर वोल्ट को ही हम लोग और यहां पे फैरड बोलते हैं। फैरड, कूलम पर वोल्ट को एक और नाम से हम लोग जानते हैं फैरड। समझ में आया? तो अब हम 1 फैरड में अब देखें कि इसको कूलम को Q इज इक्वल टू IT, तो एम्पियर सेकेंड लिखेंगे। अब वोल्ट को जूल पर कूलम लिखते हो आप, जूल पर कूलम, फिर यहाँ पे एम्पियर सेकेंड है, और ये जूल को न्यूटन मीटर लिखते हो, कूलम को फिर एम्पियर सेकेंड लिखोगे। तो इसको ऐसे ब्रेक किया जा रहा है, ब्रेक कर रहे हैं उसके डायमेंशन के लिए। अभी ये फैरड समझ लेना, इसके यूनिट को फैरड बोलते हैं। अभी आपको नोट में बताएंगे फैरड के लिए और कुछ। ये मैं ऐसे ब्रेक करते हुए चला गया, तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाओ इसको। अब ये एम्पियर सेकेंड का तो होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो गया न्यूटन मीटर। यहाँ तक आने के बाद अब हम इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू, देखो डायमेंशन लिखने जा रहे हैं। एम्पियर को आप क्या लिखोगे, A, सेकेंड को T, A T का स्क्वायर कर लो, नीचे न्यूटन, न्यूटन का मतलब MLT -2, और ये मीटर है L, तो अब इसको ML2 आ गया, A2 T2 ML2 T-2 सब ऊपर लेके भागो, तो M-1 L-2 और T4 A2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ C। यूनिट से ही डायमेंशन निकाला गया है। इसको कूलम वोल्ट को मैं ब्रेक करता चला गया हूं, और लास्ट में ये इसका डायमेंशन है M-1 L-2 T4 और A2, ये इसका डायमेंशन होगा। समझ में आ गया? इसको अगर चेक करना है तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। M-1 L-2 T4 A2, ओके, ठीक है। तो ये डायमेंशन ऑफ C हो गया। और याद रखना कि जो यूनिट है कैपेसिटेंस का, उसको हम लोग, ये तो फंडामेंटल यूनिट देखोगे तो ये कूलम पर वोल्ट ही है, लेकिन आप देखोगे इसको मैंने ब्रेक करके डायमेंशन को कैसे निकाला है। हाँ, इसी को फैरड कहा गया, इसको फैरड बोला जाता है। शॉर्टकट में कूलम पर वोल्ट को फैरड कहा जाता है। इसके बाद एक नोट लिख लेना आप लोग यहाँ पे, कभी कभी डेफिनेशन ऑफ 1 फैरड पूछाता है। डेफिनेशन 1 फैरड। अच्छा ये बताओ, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है ना, तो इसको 1 फैरड आने के लिए क्या होना चाहिए कि ये दोनों 1 आना चाहिए तब ना। तो यानी कि V की वैल्यू 1, इफ फॉर V इज इक्वल टू 1 Q इज इक्वल टू 1 देन C इज इक्वल टू 1 फैरड आएगा। अगर ये दोनों 1 हो जाए तो C की वैल्यू 1 फैरड होगी ना। तो अब यहाँ पे लिखोगे हेंस 1 फैरड इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर
व्हेन क्या है, यानी कि 1 फैरड जो होगा किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस होगा यदि 1 वोल्ट इंक्रीज पोटेंशियल के लिए 1 कूलाम चार्ज की जरूरत पड़े। तो यहां 1 फैरड के डेफिनेशन में आप फिर से देखो क्या लिखोगे कि 1 फैरड इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द केस व्हेन to increase the potential of that conductor up to 1 volt, the required charge to give that conductor is 1 coulomb। यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए अगर उसको 1 कूलाम चार्ज की जरूरत पड़ेगी तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरड आएगा। समझ में आया? उस कंडीशन में इसका कैपेसिटेंस 1 फैरड मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 फैरड की डेफिनेशन हो गई। और अब यहाँ पे डायमेंशन मैंने दे दिया। हाँ, एक नोट लिख लेना, नोट में थोड़ा सा फैरड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी कि 1 फैरड इसको हम लोग 1 एफ से डिनोट करते हैं या कभी कभी 1 कैपिटल एफ भी लिखा जाता है ऐसे। और इसके बाद एक माइक्रो फैरड, क्योंकि जो फैरड है एक बहुत बड़ा यूनिट है, ध्यान रखिएगा। 1 माइक्रो फैरड अगर लिखोगे तो 10⁻⁻6 फैरड, और एक नैनो फैरड अगर लिखोगे तो 10⁻⁹ फैरड, और एक पीको फैरड अगर लिखोगे 10⁻12 फैरड। ऐसे माइक्रो, नैनो, मेगा भी होता है। मेगा में 6 वो बड़ा हो जाएगा फिर। ये सब उससे कुछ छोटे, क्योंकि जो आप फैरड देख रहे हो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा यूनिट माना जाता है। एक फैरड जो कैपेसिटेंस होती है वो आप समझना कि उसके लिए अभी एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें क्लियर करेंगे कि कितना बड़ा यूनिट है ये। तो ये नोट में लिख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, इट मीन्स पहले एम जानो, हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस जो है कैपिटल आर हमने कंसीडर कर लिया, और ये कंडक्टर है, ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और इसके पास कितना कैपेसिटेंस हो सकता है हम ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं। यहाँ आइसोलेटेड का मतलब पहले जान लो। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि ऐसे जगह पे सिस्टम को रखा गया हो कि जिसका बाहरी एनवायरनमेंट से कोई रिलेशन ना हो, बाहरी एनवायरनमेंट से इसका कोई अटैचमेंट नहीं होता, इसलिए हम इसको आइसोलेटेड बोलते हैं। अक्सर ये वर्ड यूज होगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहाँ पे फिगर में मैंने क्या किया, एक कंडक्टर है, स्फेरिकल मीन्स जैसे फुटबॉल टाइप का, लेकिन वो कंडक्टर है। एक फुटबॉल है लेकिन वो कंडक्टिंग बॉडी है, ध्यान रखना। चलो, इसको अब हम फिलहाल अगर क्यू कूलाम चार्ज दे रहे हैं, इस पर जो है क्यू कूलाम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो। तो क्यू कूलाम चार्ज अगर दिया जाएगा तो आपको याद होगा कि अगर इस क्यू कूलाम चार्ज को दिया जाएगा तो सारा चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो चार्ज है इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंडक्टिंग बॉडी है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ये आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे हमारे लिए कोई रोल नहीं है फिलहाल। तो अभी हमने क्यू कूलाम इसको चार्ज दिया है, तो सारा चार्ज इसके स्फीयर सरफेस पर फैल चुका है, ठीक है। हमको चाहिए क्या, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। देखो, एक्चुअल में जब क्यू कूलाम आप चार्ज देते हो तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि
द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ड्यू टू give the charge q, the potential of sphere due to give the charge q is क्या होगा, v is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r स्क्वायर। ये याद है, क्योंकि अगर इसको पोटेंशियल आप दे रहे हो तो इसको जब क्यू चार्ज दे रहे हो तो इसका पोटेंशियल, जैसे कि इसका पोटेंशियल सेंटर से कितना डिस्टेंस है इस समय, अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ की तुलना में, हाँ एक चीज ये थोड़ा सा सुन लीजिए यहाँ पे। वैसे एक्चुअल में ये टॉपिक जो आप देख रहे हो स्फीयर कंडक्टर के लिए पोटेंशियल मैं लिख रहा हूँ, आप इसके पहले गॉस थ्योरम में आप जाओगे तो गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में आप एक टॉपिक पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द स्फेरिकल सेल। ठीक है, एक स्फेरिकल सेल है तो उसके बाहर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा, उसके सरफेस पर क्या होगा, अंदर क्या होगा, वहां प्रूफ कराया गया है। और उसमें एक बात बताई गई है बहुत अच्छी चीज कि किसी भी आप स्फेरिकल बॉडी को आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन कुछ ऐसा कंसीडरिंग होता है उसमें कि सारा चार्ज जैसे लगता है कि सेंटर पर सब कॉन्सेंट्रेट हो गया है। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन ऐसा फील होता है कि टोटल चार्ज उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट हो गया है। तो इसलिए इस चार्ज को हम सेंटर पर कंसीडर करके सब कुछ सॉल्व करते हैं। और आप जानते हो कि अगर यहाँ क्यू कूलाम का चार्ज होता तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होता है, मैंने उसी का फार्मूला लिखा है, v = 1/4 pi epsilon naught q by r स्क्वायर, आर डिस्टेंस के लिए। तो ये पोटेंशियल हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ड्यू टू गिव द चार्ज q इज, इतना हो जाएगा, वेयर r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। अच्छा ओके, अच्छा आप ये बताओ कि v = q/c। अब यहां पे लिखेंगे देन द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर अभी इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे, c = q/v, ये देखे थे ना फार्मूला, c = q/v। बस आप v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जरा देखो इसमें क्या होता है, q होल अपन 1/4 pi epsilon naught q by r स्क्वायर, q से q कैंसिल करो, देन c = 4 pi epsilon naught r स्क्वायर, ये है c। समझ में आया? तो c = 4 pi epsilon naught r स्क्वायर, ये कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर है। लेकिन यहाँ पे इन केस जरा ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक पहले समझ लीजिए कि अगर ये पूरा सिस्टम इस समय आइसोलेटेड बोला गया है, ये सिस्टम अगर किसी ऐसे मीडियम में होता जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के से जो दिखाते हो, अगर ऐसा होता तो हम इसी v के जो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैपिटल के फॉर मीडियम के। अगर मीडियम के में ये होता तब के लिए है, तो v = इतना लिखो। अब सब कुछ वैसे ही फार्मूले में आप डाल दो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 pi epsilon naught k × r स्क्वायर, ये इतना लिख सकते हो। ये कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R if the capacitor held in a medium whose dielectric constant is capital K। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K है उसका ये कैपेसिटेंस का फार्मूला है। लेकिन अगर फॉर
एयर और वैक्यूम के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उस केस में के की वैल्यू 1 करोगे तो अब इस कैपेसिटेंस को सी नॉट से दिखाते हैं, और तब इसको आप सी नहीं सी जीरो लिखोगे। सी नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, क्योंकि के की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 1 कंसीडर कर लिया है। ठीक है ना। ये सेक्शन आपको दिखना चाहिए, दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है। तो ये सेक्शन जो आप देख रहे हो C0, ये C का केस है के लिए, और ये C0 का केस है। ये फॉर एयर और वैक्यूम के लिए है, और ये किसी मीडियम के लिए है। और इसमें अब जरा देखो, इसका मतलब अब ये तो बात फार्मूला निकल गया, लेकिन नोट जरा चेक कर लो आप। एक दो नोट अच्छे इसमें मिलेंगे। नोट नंबर 1 में क्या कहोगे? नोट नंबर 1 में जैसे सी की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर है, C0 की वैल्यू इतनी है, तो आप ये कह सकते हो कि जो कैपेसिटेंस C है उसके रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले एक लाइन यहां लिख लेना, above formula shows that the capacitance of the spherical conductor is directly proportional to the square of the radius of that conductor। उसके यानी कि अगर ये छोटा है तो जैसे जैसे रेडियस बड़ा होगा तो उसका कैपेसिटेंस उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आया? इसके बाद नोट नंबर 2 में क्या लिखोगे कि अगर हम इसको C/C0 कर दें, अब जरा ध्यान देना, C/C0 इसको डिवाइड कर दिया जाए तो सब तो कैंसिल हो जाएगा, केवल के ही बचेगा। तो C/C0 इज इक्वल टू के हो गया। आप पहले चैप्टर में अगर याद करोगे, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया है, उसमें देखोगे कि जो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी के बताई गई है। याद करिए, where epsilon is the permittivity of free space, epsilon not permittivity of free space, this is the permittivity of any medium whose dielectric constant is capital K। ठीक है। तो इसी तरह से एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को भी के कह सकते हो, सी बाई सी नॉट को भी के कह सकते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब वी हैव, तब ये हमारे लिए एक अच्छा चीज हो गया कि के को हम चाहें तब यह देखो क्या क्या होता है। के का मतलब एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हो, और E/E नॉट भी कह सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ये लागू होता है, और C/C नॉट भी कह सकते। इतनी चीजें सब के को डिफाइन करती हैं। और ये ध्यान रखिएगा, बहुत काम की चीज है। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको उलझा देगा, लेकिन ये बड़ा इजी निकालेगा ये। समझ में आया? तो इसके रेशियो को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से ये कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, और ये कह रहा है सीधे सीधे कि इफ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज इंक्रीजेज देन द कैपेसिटेंस इज आल्सो इंक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर आपने देखा। अब इस फार्मूले को आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकली आपको जब क्वेश्चन मिलेंगे तब इसमें आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत होगी। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको बताएंगे आगे। अब इसमें बचा है पोटेंशियल एनर्जी वगैरह बचा है, किसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हो किसी कंडक्टर का। इसके बाद इसका बहुत अच्छा, इस चैप्टर का बहुत अच्छा टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होते हैं, उसी की थ्योरी इस चैप्टर में बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट कह लीजिए है। तो अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की तरफ। पहले कैपेसिटर्स पढ़ेंगे क्या होते हैं, उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होते हैं, उसके बाद कैपेसिटर्स की एनर्जी कैसे स्टोर्ड होती है, उसमें एनर्जी का फार्मूला कैसे निकालेंगे। ये इसके लिए डिफरेंट अभी टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।